हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। आजकल ये बिजली भी कुछ ज्यादा ही कट रही है। गर्मी से तो मेरी हालत खराब हो रही है। ओफो, मेरा तो अंदर दम ही घुट रहा है। इतना कहकर सरिता घर के आंगन में रखे खटिए पर बैठ जाती है। रात का समय था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसे अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मटका ले लो, मटका, ठंडे पानी का मटका ले लो, मटके का ठंडा ठंडा शरबत पियो और मटका ले जाओ, मटका ले लो। अरे, इतनी रात को ये कौन मटका बेच रहा है? धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगती है। तभी सरिता देखती है एक बूढ़ी औरत सर पर कई सारे मटके रखे हुए उसकी गली में चली आ रही है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे, इतनी रात को कौन मटका बेचता है? खैर, बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बेचारे गरीब लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। और एक मेरा पति है, शहर में अपना बना बनाया बिजनेस छोड़कर मुझे इस गांव में लाकर बैठा दिया। यहाँ तो मेरा चैन से सोना भी मुश्किल हो गया है। तभी वो मटके वाली औरत उसके घर के सामने आकर रुक जाती है। बहन जी, बहुत गर्मी लग रही है ना? हाँ माँ जी, गर्मी तो है। गर्मी से तो मेरी जान निकल रही है। तो ये लो, मेरे मटके का ठंडा ठंडा शरबत पी लो। इसे पीते ही तुम्हारे शरीर की सारी गर्मी, सारी बेचैनी और सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लो। क्या सच में इतना ज्यादा ठंडा है? हाँ बहन जी, इतना ठंडा कि बर्फ भी इसके सामने गर्म लगे। लो, पीकर तो देखो। इतना कहकर वो अपने मटके से एक गिलास शरबत भरकर सरिता की तरफ बढ़ाती है। सरिता जैसे ही गिलास लेने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हे भगवान, इसका हाथ तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। लेकिन गर्मी से परेशान सरिता उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पूरा शरबत पी जाती है। तभी अचानक उसकी आंखें भारी होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों तरफ का माहौल धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी वो औरत एक अजीब सी चुड़ैल में बदल जाती है और डरावनी हंसी हंसने लगती है। बहुत खूब, आज एक और शिकार मेरे जाल में फंस गया। ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? वही जो मैं हर मटका खरीदने वालों के साथ करती हूँ। अब तुम भी वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगी। थोड़ी ही देर में सरिता की आंखें अजीब हो जाती है और वो पूरी तरह से उस मटका बेचने वाली के बस में हो जाती है। चलो, अब ये मटका उठाओ और अपने घर के दरवाजे पर रख दो। सरिता किसी कठपुतली की तरह उठती है और बिना कुछ बोले मटका अपने दरवाजे के सामने रख देती है। अब मेरे साथ चलो, मुझे अभी और भी कई सारे मटके बनाने हैं। जल्दी करो। सरिता बेसुध होकर उस मटके वाली चुड़ैल के पीछे पीछे चल देती है और फिर उस रात के अंधेरे में वो कहीं खो जाती है। अगली सुबह गांव में तेजी से ये खबर फैल जाती है कि सरिता का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। तभी सबकी नजर उसके घर के आगे रखे उस मटके पर जाती है, जिसे देखकर पड़ोस के काकी बिमला कहती है, अरे, एक और मटका। हे भगवान, कहीं सरिता को भी वो मटके वाली चुड़ैल तो अपने साथ नहीं ले गई। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से गांव की जितनी भी औरतें रातों रात गायब हुई थी, उनके घर के दरवाजे पर अगली सुबह ठीक ऐसा ही एक मटका रखा हुआ मिला था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन सभी का आज तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है
और सरिता का पति सुरेश गुस्से में उस मटके को उठाकर उसे फोड़ने वाला होता है। तभी उसे गांव की एक सबसे बुजुर्ग औरत सामने आती है और कहती है, रुक जाओ बेटे, ऐसी गलती मत करना। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही मटके वाली चुड़ैल है जो हर 20 साल बाद इस गांव में वापस आती है। क्या मटके वाली चुड़ैल? आखिर ये कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है? आज से 20 साल पहले इस गांव में लीला नाम की एक औरत रहती थी। वो गली गली जाकर मटके बेचा करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन लीला मटके बेचकर रात में अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। ए मटके वाली, जितने भी पैसे कमाए हैं चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये मेरी कई दिनों की मेहनत की कमाई है, इसे मुझसे मत छीनो। मेरे घर में खाने तक को कुछ नहीं है। भगवान के लिए मुझे जाने दो। लेकिन उन गुंडों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उन्होंने लीला के हाथ से पैसों की पोटली छीन ली और गुस्से में उसके सारे मटके भी जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। कुछ ही पलों में लीला की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। जब लीला ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उस पर भी बेरहमी से हमला कर दिया। लीला सड़क पर गिर पड़ी। इसी बीच वहाँ से गांव के कई लोग गुजरे। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। भगवान के लिए मुझे अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोई डर के मारे आगे बढ़ गया तो कोई तमाशा देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। लीला घंटों तक वहीं तड़पती रही और आखिरकार उसी सुनसान रास्ते पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती है। हे भगवान, हम लोगों से ये कितना बड़ा पाप हो गया है। हाँ, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस जगह लीला ने आखिरी सांस ली थी, उसी रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। अगली सुबह लोगों ने देखा लीला की लाश वहाँ पर नहीं थी। सिर्फ वहाँ पर उसके टूटे हुए कुछ मटकों के टुकड़े पड़े थे और उन टुकड़ों के बीच एक बिल्कुल नया मटका रखा हुआ था और उस मटके के अंदर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही। अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। उसी दिन से हर 20 साल बाद वो मटके वाली चुड़ैल इस गांव में लौटती है और जो भी उसके हाथ का शरबत पी लेता है वो हमेशा के लिए उसके साथ गायब हो जाता है। ये सुनते ही सुरेश के होश उड़ जाते हैं। अम्मा, इन सब में मेरी पत्नी सरिता का क्या दोष? वो बेचारी इस गांव की भी तो नहीं है। चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं उस चुड़ैल से अपनी पत्नी को छुड़ा कर रहूंगा। इधर सरिता को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अंधेरे कमरे में कैद है जहाँ हर तरफ मटके ही मटके रखे हुए हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी कमरे के कोने में रखा हुआ एक बड़ा सा मटका अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है और अचानक उस मटके के पीछे से वही मटके वाली चुड़ैल बाहर आती है। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा, समझी? कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? अगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन खैर, जिस शरबत को तुमने पिया था उसमें मेरा जादू था। अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरे एक मटके में कैद हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए
मेरी गुलाम बन जाओगी। ये सुनते ही सरिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस गांव के लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब हर 20 साल बाद मैं इन्हीं लोगों से अपना बदला लेती हूँ। अब मैं तुम्हें भी एक मटके में बदल दूंगी और फिर रात में अगला मटका बेचने फिर से इसी गांव में जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और सरिता डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर उस बूढ़ी औरत के साथ उसका पति सुरेश आ जाता है। रुक जाओ चुड़ैल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। सरिता अपने पति सुरेश को देखकर भागकर उसके पास चली जाती है। सुरेश तुम आ गए, मुझे पक्का यकीन था तुम मुझे बचाने यहाँ जरूर आओगे। तुम लोगों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अब तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम लोगों को एक साथ अपने सारे मटके में कैद कर दूंगी। लीला, अब बस करो, बहुत हो चुका। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था वो सब तो कब के मर चुके हैं। अब इन बेगुनाह लोगों से बदला लेकर तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? चुप, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूरे गांव ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मेरी बारी है। नहीं लीला, पूरे गांव ने नहीं, कुछ लोगों ने गलती जरूर की थी, लेकिन अब इस गांव के लोग अपने उस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं। हाँ चुड़ैल जी, हम सब अब आपसे वादा करते हैं, अब हम कभी भी अपने सामने हो रहे अन्याय को अनदेखा नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मदद करेंगे। तभी बूढ़ी औरत अपने थैले में से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकालती है। लीला देखो, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारे साथ हुई घटना के बाद गांव वालों ने इकट्ठा किए थे, लेकिन तुम्हें देने से पहले ही तुम्हारी मौत हो चुकी थी। मैं इतने सालों से इन्हें संभाल कर बैठी थी ताकि जिस दिन तुम लौटो तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर सकूं। चुड़ैल कांपते हुए उस पोटली को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब इसका मैं क्या करूंगी? अगर उस रात किसी एक इंसान ने भी मेरा साथ दिया होता तो शायद आज मैं ये राक्षस नहीं बनती। लीला, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने गुस्से को छोड़ दो और इन सभी औरतों को आजाद कर दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। लीला धीरे धीरे पहले जैसे साधारण औरत में बदल जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरे गुस्से ने मुझसे बहुत बड़ा पाप करा दिया। इतना कहकर लीला की आत्मा मुस्कुराते हुए एक तेज प्रकाश में बदल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। सुरेश और सरिता एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव के लोगों ने उसी जगह लीला की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। तब से गांव में किसी ने भी उस मटके वाली चुड़ैल को दोबारा कभी नहीं देखा।